मुलाकातें संबंधों और समझौतों की समीक्षा करने और इसी के साथ साथ एकजुटता का मजबूत संदेश देने का एक बहुत बड़ा प्रतीक होती हैं और एक बहुत बड़ा माध्यम होती हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 25 सितंबर तक अमेरिकी दौरे पर थे और तकरीबन 72 घंटों की जो ये एक प्रकार से उनका विजिट था, उनका जो यूनाइटेड स्टेट्स में स्टे था, इसने आने वाले 3-4 वर्षों की भारत और अमेरिका की रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और पार्टनरशिप की दिशा और दशा तय कर दी। उस टोन को सेट कर दिया कि आखिर इस बदलते हुए दौर में जहां एक ओर हम सभी महामारी का सामना कर रहे हैं, जहां इस बदलते हुए दौर में चीन अपना एक अलग ही ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है और विश्व की महाशक्ति बनने का प्रयास कर रहा है, ऐसे में भारत और अमेरिका एक विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र और एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी भारत, आखिर इन दोनों की साझेदारी, इन दोनों के रिश्ते इस बदलते हुए समीकरण वाले दौर में कैसे रहने वाले हैं। वाकई में इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है कि भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध वैश्विक मसलों को लेकर क्या नई ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं या नहीं। लेकिन अगर वर्तमान के घटनाक्रमों के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो इस समय अमेरिका को भारत की परम आवश्यकता है। कारण आप सभी जानते हैं। कारण एक सर्वप्रथम तो अफगानिस्तान का है, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका ने वहां से अपनी वापसी की, जो आनंद फानन में उनकी विदाई हुई है, वाकई में उसके बाद से अमेरिका की शक्ति पर बट्टा लगा है, अमेरिका के ताकतवर होने पर एक बट्टा लगा, उसकी साख पर बट्टा लगा है। और ऐसे में जहां एक ओर उस पूरे के पूरे वॉइड को या उस पूरे के पूरे जो खालीपन वहां पर हुआ है उस पर चीन आकर बैठ गया है और चीन के संबंध कहीं ना कहीं एक बार फिर से रूस के साथ और मजबूत हो रहे हैं, ऐसे में अमेरिका को यह आशंका भी है कि अगर रूस और चीन एक साथ हो गए तो शायद उसकी सुपर पावर होने की जो एक मंशा कह लीजिए या फिर वो जिस पोजीशन पर है उसे चुनौती मिल सकती है। कौन ये भूल सकता है कि जब रूस सोवियत संघ था तो अमेरिका और रूस के बीच किस प्रकार से कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी। आज वही कोल्ड वॉर या यूं कह लीजिए कि ट्रेड वॉर या डिजिटल वॉर, साइबर वॉर, आज वही सेम चीज, बस उसने बदलते हुए दौर में अपना स्वरूप परिवर्तित कर लिया है। वही चीज आज अमेरिका और चीन के बीच है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा कई मायनों में बड़ी अहम है, ना सिर्फ भारत के लिहाज से बल्कि अमेरिका के लिहाज से भी, और साथ ही साथ विश्व के जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले देश हैं उनके लिहाज से भी एक बहुत महत्वपूर्ण एक वार्ता हुई है। और उन देशों के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो लोग भी इस पर अपनी निगाहें लगाकर बैठे हुए थे जो आतंकवाद को पोषित करते हैं, जो विस्तारवाद की सोच रखते हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको प्रधानमंत्री के पूरे स्केड्यूल के बारे में बताया था आज से तकरीबन 4 दिन पहले। और अब ये जो दौरा समाप्त हुआ है और आज 26 तारीख है, आज प्रधानमंत्री आ गए वापस भारत न्यूयॉर्क से, और वो पालम हवाई अड्डा जो कि देश की राजधानी दिल्ली में है, वहां पर वो उतरे, उनका विमान उतरा जो एयर इंडिया 1 का विमान है, और वहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री अपने साथ 157 पुरावशेष और कलाकृतियां लाए जो कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंध रखती है, जिनको एक जमाने में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि तस्करी करके या फिर चोरी करते हुए, चोरी के माध्यम से उसे अमेरिका ले जाया गया था। और फिर इस बार वो जो तकरीबन 157 पुरावशेष और कलाकृतियां हैं ये अब भारत आई हैं वापस, पीएम मोदी लेकर आए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो ये एक बिजी स्केड्यूल था प्रधानमंत्री का, उसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, आप जानते भी होंगे, पूरा आपने कवरेज भी अलग अलग जगह देखा होगा, मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा और ज्यादा लाग लपेट के साथ नहीं बताऊंगा, टू द पॉइंट आपको बताऊंगा। देखिए, 23 तारीख को प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है उपराष्ट्रपति जो कि अमेरिका की है कमला हैरिस के साथ। उनकी मुलाकात होती है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ, और उनकी मुलाकात होती है जापान के प्रधानमंत्री सुगा के साथ, योशिहिदे सुगा के साथ। इसी दौरान, इसी तारीख को उनकी मुलाकात 5 सीईओ से भी होती है दोस्तों। इनके नाम भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें स्टीफन शेजमैन
ये इसमें शामिल है। हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, तो मैं माफी चाहूंगा। तो ये जो स्टीफन शेजमान है, इनका जो कि सीईओ है ब्लैकस्टोन के, इनसे इनकी वार्ता हुई मोदी साहब की। विवेक लाल से इनकी मुलाकात हुई जो कि सीईओ है जनरल एटॉमिक्स के। मार्क विडमर से इनकी मुलाकात हुई जो कि फर्स्ट सोलर नाम की कंपनी की अमेरिका की, उसके सीईओ हैं। शांतनु नारायण अडोब के सीईओ, प्रेसिडेंट और चेयरमैन है। और क्वालकॉम कंपनी के चेयरमैन, माफ कीजिएगा, सीईओ और प्रेसिडेंट क्रिस्टियानो एमन, इनके साथ इनकी मुलाकात हुई। यानी ये जो 5 सीईओ है, टॉप के सीईओ है अमेरिकी कंपनियों के, उनके साथ इनकी वार्ता हुई, जिसमें प्रमुख तौर पर जो विषय थे उसमें ड्रोन की टेक्नोलॉजी थी और इसमें शिक्षा को लेकर बात थी, 5G को लेकर बात थी और तकनीक को लेकर बात थी, और भी इत्यादि कुछ मुद्दे थे। निवेश को लेकर बात थी, रोजगार को लेकर बात थी। तो 5 ये जो सीईओ हैं, इनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता होती है। फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ इनकी वार्ता होती है, जिसमें प्रमुख तौर पर जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ये जो पूरा का पूरा भारतीय हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये हिंद प्रशांत महासागर का, इसको लेकर प्रमुख तौर पर बात होती है। समुद्री सुरक्षा को लेकर बात होती है। इसके अलावा अमेरिकी जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उनके साथ मुलाकात होती है और काफी अच्छी मुलाकात होती है। उसकी तस्वीरें भी आप सबने देखी, वायरल काफी हुई। और जो गर्मजोशी एक प्रकार से, जो एक बहुत ही एक वार्म वेलकम आप कह सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर हुआ। और कुछ तंज भी मारे गए अपने आप को भी लेकर और जाहिर सी बात है भारत को लेकर भी, कि लेकिन वहां पर एक चीज दिखी कि तंज तो मारे गए, लेकिन उसमें एक प्रमुख और मजबूत संदेश भी दिया गया इसके इतर कि भारत और अमेरिका के जो हित हैं वो साझा हैं, और भारत और अमेरिका मिलकर एक प्रकार से अफगानिस्तान हो या फिर ग्लोबल सिचुएशंस हो, या फिर एक प्रकार से जो जलवायु परिवर्तन के मामले हो, या फिर साइबर मामले हो, या फिर टेररिज्म के मामले हो, उन तमाम चीजों के सिलसिले में भारत और अमेरिका एक साथ हैं। जो मैं तंज की बात कर रहा हूं उसमें यह है कि दरअसल कमला हैरिस ने यह बात कही कि दरअसल दोनों देशों को, यानी भारत को भी और अमेरिका को भी और दुनिया को भी, जो भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उन्हें लोकतंत्र के संरक्षण और एक प्रकार से लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो एक प्रकार से आजकल एक खतरा मंडरा रहा है, उसको दूर करने की आवश्यकता है और संस्थानों को भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है, जो कि लोकतांत्रिक संस्थान होते हैं। अमेरिका को भी यह बात पता है कि वहां पर भी चाहे जो जॉर्ज फ्लॉयड थे उनकी हत्या हो, रेसिज्म को लेकर जो उनकी हत्या हुई थी, या फिर कैपिटल हिल में जो कुछ हुआ था वॉशिंगटन में ट्रंप के चुनाव हारने के बाद, वो सब चीजें भी लोकतंत्र पर दाग लगाती हैं अमेरिका के भी। और भारत में भी इन दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें लोकतंत्र एक प्रकार से सवालों के घेरे में आया है। तो ये बात हुई, लेकिन इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस को एक न्योता भी दिया, उन्हें आमंत्रित भी किया भारत आने का, और जिसे उन्होंने स्वीकार भी किया, जाहिर सी बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं भारतीय लोगों के बारे में जानती हूं, मैंने सुना है और अपने ही जो उनके सगे संबंधी हैं उनसे सुना है कि भारतीयों की प्रतिबद्धता, उसकी सभी हर कोई लोहा मानता है और मिसाल देते हैं। तो ओवरऑल अच्छी एक हेल्दी मुलाकात हुई, बहुत जरूरी थी। कमला हैरिस हालांकि बड़े ही मुखर तौर पर आर्टिकल 370 हो या फिर सीएए का मुद्दा हो, उसको लेकर काफी ज्यादा वो बोलती आई हैं। मतलब उनकी जो देश की, हमारी जो राष्ट्रीय राजनीति है या जो राजनीतिक मुद्दे हैं, उसको लेकर उनकी एक मुखर राय रही है। लेकिन यह वार्ता होना एक बहुत जरूरी है। इससे संदेश ये गया कि भले ही उनके विचार कुछ भी हो, लेकिन अमेरिका और भारत इस समय अपने एक प्रकार से सबसे अच्छे दौर में प्रवेश कर चुके हैं या फिर गुजर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कूटनीति, सुरक्षा, रक्षा, साइबर खतरे, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, द्विपक्षीय मुद्दे, आर्थिक व्यापार, कोविड वैक्सीनेशन, आतंकवाद, अफगानिस्तान, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की सुरक्षा और तकनीक को लेकर भी काफी वार्ता हुई। और यही सेम कमोवेश वार्ता, जो कि ये जो उनका टाइट शेड्यूल था 23 तारीख का, इसी के बाद 24 तारीख को भी यही चीजें हुई। 24 तारीख को बल्कि और महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बार इन पर्सन मुलाकात हुई। प्रत्यक्ष रूप से पहली बार ऐसा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात की हो, और वहां पर भी काफी अच्छा माहौल रहा, जो गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया और जो हंसी ठहाके लगे और जो जिक्र हुआ महापुरुषों का, महात्मा गांधी जी का जिक्र हुआ,
प्लस उन्होंने ये बाइडेन ने ये भी कह दिया कि भारत में कुछ 5 या 6 लोग बाइडेन सरनेम के रहते हैं। तो उन्होंने मुझे पत्र लिखा था और तो उन्होंने कहा कि मोदी ने कहा कि मैं उन्हें खोजने की आपको सहायता करूंगा। तो ये तमाम बातें भी हुई और फिर बहुत जरूरी बातें भी हुई, चूंकि अफगानिस्तान का मुद्दा बहुत अहम है दोनों देशों के बीच, ट्रेड का मुद्दा बहुत अहम है और तकनीक का मुद्दा बहुत अहम है, प्रौद्योगिकी का मुद्दा बहुत अहम है। तो इसको लेकर भी चर्चाएं हुई। जलवायु परिवर्तन का मुद्दा बहुत अहम है। तो इसको लेकर जो बाइडेन और मोदी जी के बीच भी बात हुई। कमला हैरिस से जुड़ी एक बात और कहना चाहूंगा। उन्होंने पाकिस्तान को भी सीधे तौर पर टारगेट किया और उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को कार्रवाई करने की आवश्यकता है उन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पर जो कि उसकी जमीन पर फल फूल रहे हैं। और कमोबेश जो उपराष्ट्रपति का स्टैंड था वही एक प्रकार से राष्ट्रपति का भी था, राष्ट्रपति बाइडेन का भी था। और ये दोनों एक पेज पर है और जाहिर सी बात है इस समय भारत और अमेरिका की फ्रेंडशिप भी और पार्टनरशिप भी और रिलेशनशिप भी एक ही पेज पर है। इसके अलावा दोस्तों इस पूरी मुलाकात के बाद जो बाइडेन के साथ हुई, काफी अच्छी मुलाकात थी। और उसके बाद हालांकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्वाड की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। क्वाड आपको मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा जिन लोगों को नहीं पता हो। अगर क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, ये 4 देशों के बीच का एक गठबंधन है जो कि अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। इसका गठन एक प्रकार से कह लीजिए, या ये पहली बार जब ये अपने अस्तित्व में आया था तो ये 2004 का उस समय था। उस समय सुनामी आई हुई थी, तो उस आपदा से राहत लेने के लिए या फिर उस आपदा के दौरान राहत कार्य और बचाव कार्य, लोगों को सहूलियत देने के लिए एक प्रकार से ये चारों देश जो हिंद प्रशांत महासागर के देश हैं, ये चारों एक साथ आए थे, इकट्ठा हुए थे। लेकिन उसके बाद ये निष्क्रिय हो गया। फिर 2007 में एक बार इसके जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जापान के शिंजो एबे ने उन्होंने एक बार कहा था कि दरअसल क्यों ना इसका एक बार फिर से गठन किया जाए। उस समय ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रकार से अपने पैर पीछे खींच लिए थे। लेकिन उसके बाद 2017 में ऑस्ट्रेलिया की एक बार वापसी हुई और फिर उसके बाद इस समर्थन के उपरांत इस पूरे क्वाड का गठन एक बार फिर से हुआ। और इसकी पहली जो इन पर्सन जो वार्ता थी वो इस बार हुई। और इससे पहले भी हालांकि ये जो वर्चुअली ये समिट आयोजित किया गया था, लेकिन जो शिखर सम्मेलन हुआ ये पहली बार हुआ था वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में। इसकी अगवानी की जो बाइडेन ने स्वयं, और चारों देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो प्रमुख हैं वो आए और उन्होंने चर्चा की। मोदी ने भी ये बात कही वहां पर कि एक क्लीन ऐप मूवमेंट होना चाहिए, जो कि सीधे तौर पर चीन को लेकर एक इशारा था। इसके अलावा दोस्तों यहां पर क्वाड को लेकर चीन की एक बौखलाहट भी सामने आई। उसने कहा कि दरअसल ये जो क्वाड है, बौखलाया है वो, जाहिर सी बात है। तो चीन के द्वारा ये कहा गया कि ये क्वाड असफल होगा और क्वाड का कोई एक प्रकार से प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन चीन को इस बात का डर तो सता रहा है। अगर चीन को वाकई ये लगता होता कि ये चारों देशों का जो गठबंधन है किसी काम का नहीं है, तो फिर शायद वो ऐसी टिप्पणी ही ना करता। जो बौखलाहट में वो है और जिस तरीके से वो घबराया हुआ है, क्योंकि ये चारों देश अगर एक साथ मिलते हैं और एक अच्छा गठबंधन जो कि दिख रहा है, और प्लस अमेरिका ने एक ऑकस नाम का एक गठबंधन और बनाया जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल है, इसमें इंग्लैंड शामिल है इसमें। तो इन तीनों के बीच एक रक्षा का ये गठबंधन हुआ है, जिसमें अमेरिका जो ड्रोन सबमरीन्स है, न्यूक्लियर सबमरीन्स है माफ कीजिएगा, उसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर शेयर करेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ। पहले ये पूरा का पूरा जो ये समझौता था ये फ्रांस के साथ था, जिस पर फ्रांस काफी ज्यादा खफा भी हुआ और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपने जो दूत हैं, जो इन देशों में एम्बेसडर्स थे, उनको वापस भी बुलाया, क्योंकि फ्रांस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान। क्योंकि पहले ये जो समझौता था ये फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच था, यानी फ्रांस उनको ये बेचने वाला था, लेकिन फ्रांस का कहना है कि अमेरिका ने उसकी पीठ पर छुरा घोंपाया। और फ्रांस और अमेरिका आप जानते हैं कि मित्र देश हैं। लेकिन इस बीच अगर ऑकस हुआ है और क्वाड भी है, तो ये एक चीन की घेराबंदी करने की दिशा में, इसीलिए चीन की बौखलाहट साफ तौर पर झलकती है, जो कि इनके विदेश मंत्रालय के द्वारा जाहिर भी हुई। चीन की महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाने को लेकर भी दोनों देशों के अपने अहम एक प्रकार से नियत है। अमेरिका चाहता है कि चीन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, उस पर जरूर लगाम लगे। प्लस भारत के हित में है, क्योंकि भारत के कई इलाकों पर चीन की नजर रहती है और सीमा का विवाद भी है। और यही चीज जापान के साथ भी है, क्योंकि चीन दक्षिण जो चीन सागर है उसमें जो वहां पर जो स्थित देश हैं, छोटे छोटे जो देश हैं, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, ताइवान, हांगकांग, जापान, ये जो तमाम देश हैं, इनके साथ चीन का, फिलीपींस, इनके साथ चीन का विवाद है। वो एक प्रकार से उनके द्वीपों पर, उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। और यही चीज वो भारत की जो भूमि है उस पर भी कब्जा करना चाहता है। यानी यथास्थिति जो एक प्रकार से चीन परिवर्तित करना चाहता है, उस पर
एक प्रकार से ये गठबंधन काफी ज्यादा कारगर साबित होगा। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑकस में भारत और जापान शामिल नहीं है, तो मैं यही तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि क्वाड और ऑकस अलग अलग चीजें हैं। और आप ये कह सकते हैं कि ऑकस जो है वो दरअसल यूं कह लीजिए कि क्वाड ही एक्सटेंशन है ऑकस का। तो ये दोनों का कोई चीज नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि अमेरिका दोनों में कॉमन है, ऑस्ट्रेलिया दोनों में कॉमन है। अगर कोई कॉमन नहीं है तो वो भारत और जापान नहीं है। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर क्वाड प्लस बन जाता है जिसमें ऑकस के देश भी शामिल हो जाएं, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा ये भी शामिल हो जाएं, तो और भी ज्यादा मजबूती के साथ घेराबंदी हो सकती है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जिस विचारधारा से आते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि इससे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ रहे हैं लेकर। जाहिर सी बात है विचारधारा में अंतर हो सकता है, वो रिपब्लिक पार्टी से आते थे, ये डेमोक्रेट पार्टी से आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर चीन को आड़े हाथों लिया था, सीधे तौर पर चीन को टारगेट किया था, चाहे कोविड को लेकर हो या फिर अन्य मुद्दों को लेकर हो, तो उस तरीके से जो बाइडेन आपको नहीं दिखेंगे। जो बाइडेन थोड़ा सा नरम रुख रखते हैं, जो कि साफ तौर पर दिखता है चीन के प्रति, इसलिए वो भले ही ये एक ब्लॉग बना रहे हैं अपना, लेकिन उनकी एक जो कह लीजिए आप लगाव है या ये जो उनके झुकाव है, वो उस तरीके का नहीं है जो या उनका जो वार करने का तरीका है वो उस तरीके का नहीं जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का था। इसके अलावा दोस्तों यहां पर जिक्र इस बात का बहुत हो रहा है इंडो पैसिफिक इस पूरे क्षेत्र का, तो यहां पर आपको कुछ जरूरी जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि आखिर ये इतना महत्व क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों, इतना जरूरी क्यों, ये भी आप जानिए। दुनिया का तकरीबन 42% निर्यात और 38% आयात यहीं से होकर निकलता है। यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो प्रासंगिकता है वो इतनी ज्यादा है कि यहां पर दुनिया का, विश्व का 42% निर्यात यहां से गुजरता है और 38% आयात यहीं से गुजरता है। सोचिए, इसीलिए यहां पर इस क्षेत्र पर कई सारे लोग अपना कब्जा करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि बहुत जरूरी बात यह है कि दरअसल पूरे इस दौरे के दौरान, ये सारी मैंने आपको संक्षेप में बात बताई, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी जो कि कल हुई। कल यानी अपने अमेरिकी दौरे के आखिरी दिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भाषण दिया 76वें सत्र में। और उनके भाषण की जो मुख्य बिंदु है, पहले आप वो सुनिए, मैं आपको सशब्द आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सबसे पहले कहा कि आज विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय है। जब भारतीयों की प्रगति होती है तो विश्व के विकास को भी गति मिलती है। इसके अलावा उन्होंने जो बातें कही वो भी आप जानिए। उन्होंने कहा कि मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर से दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया है। मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भारत आने के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्म का धर्म को जीने वाला भारत सीमित संसाधनों के बावजूद भी वैक्सीनेशन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग की भी जी जान से जुटा हुआ है। मैं यूएनजीए को भी ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 वर्ष की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जो अहम और मुख्य बातें कही उसमें कहा कि आज विश्व के सामने रिग्रेसिव थिंकिंग और एक्सट्रीमिज्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। यानी चरमपंथ का और कट्टरपंथ का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में पूरे विश्व को साइंस बेस्ड, रेशनल और प्रोग्रेसिव थिंकिंग को विकसित करने की एक प्रकार से आवश्यकता है और उसी को विकास का आधार भी बनाना चाहिए। यानी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का ये कहना है कि दरअसल जो तर्कसंगत जो सोच है, विज्ञान को साथ में रखते हुए उसके आधार पर आज हमें विकास की आधारशिला रखनी होगी। इसके अलावा उन्होंने चीन पर भी नाम ना लेते हुए वार किया। उन्होंने कहा कि हमारे समंदर भी हमारी साझा विरासत है, इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, अब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतरराष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है, इन्हें हमें एक्सपेंशन और एक्सक्लूशन की दौर से बचा कर रखना होगा। देखिए, एक्सपेंशन यानी विस्तारवाद, एक्सक्लूशन यानी कटाव कह लीजिए आप या अलगाव कह लीजिए आप, इसकी दौर से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी होगी। यानी सीधे तौर पर यहां पर चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन विस्तारवादी कौन है और समुद्र के क्षेत्र पर कौन अपना अवैध कब्जा करना चाहते हैं हर कोई जानता है, वो जाहिर सी बात चीन है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बात कही दोस्तों कि कोविड के ओरिजिन के संदर्भ में और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स को लेकर वैश्विक गवर्नेंस से जुड़ी संस्थाओं ने दशकों के परिश्रम से बनी अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। यह आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉज
एंड और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। यानी उनका कहना था कि एक प्रकार से, और इसके आगे उन्होंने कहा कि यूएन पर आज कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इन सवालों को हमें क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान संकट ने इन सवालों को और भी ज्यादा गहरा दिया। यानी सीधे तौर पर उन्होंने वहां पर ये बातें कही कि जो यूएन में सुधार की आवश्यकता है, यूएन में जो रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, जिसकी बातें होती हैं, यूएन का रोल भी आप जानते हैं कि चाहे कोविड को लेकर उसकी तत्परता पर सवाल उठे, क्लाइमेट चेंज को लेकर उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठे, अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर भी उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठे, और किस प्रकार से यूएन का किरदार रहा है, उन तमाम चीजों पर सवाल उठे हैं। इससे प्रधानमंत्री का ये भाषण, ये बोलना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उस देश के प्रतिनिधि, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष अगर इतनी बड़ी बात कहते हैं तो वाकई में यूएन को सोचने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान को भी टारगेट किया। उन्होंने कहा कि नाम ना लेते हुए, क्योंकि जिम्मेदार मुल्क हैं हम और बड़े लीडर हैं, उन्होंने कहा कि आतंकवाद को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वालों के लिए भी ये खतरनाक है। यानी सीधे तौर पर पाकिस्तान का ही उन्होंने जिक्र किया। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे उनके भाषण के। एक भाषण जो उनसे पहले हुआ वो हुआ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, और इस मुद्दे के बारे में मैं डिस्कस करने के बाद इस वीडियो का अंत करूंगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से इस बात को प्रमाणित कर दिया कि वो कितने ज्यादा इमेच्योर व्यक्ति हैं। उन्होंने जो अपना भाषण दिया उसमें शुरुआत में उन्होंने, देखिए पाकिस्तान हमेशा से अपने आप को पीड़ित दिखाता है, जबकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि पोषित करता है आतंकवाद को, उस खेती को अपनी जमीन पर उगाता है और प्लस प्रशिक्षण देता है। बकायदा उसने, इमरान खान ने इस बात का जिक्र तक किया और अपने आप को पीड़ित कंसीडर करने की कोशिश की। उन्होंने ये बात कही कि जब वहां पर अफगानिस्तान को लेकर उन्होंने बात कही कि अफगानिस्तान में एक समय पर पाकिस्तान ने ही मुजाहिदीनों को ट्रेन किया था, और बाद में वो रोने लगे कि अफगानिस्तान की जो मुजाहिदीन जिनको हमने प्रशिक्षित किया था कि ये लड़ेंगे और अपनी भूमि पर अपना राज कायम करेंगे सो कॉल्ड, तो वही लोग अब पाकिस्तान पर उन्होंने हमला किया। और जो उन्होंने फिर जिक्र किया उस पूरे बॉर्डर का, पश्तून नेशनलिज्म का जिक्र किया, जो कि आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है जो कि अफगानिस्तान से लगता है, वहां पर पश्तूनों की आबादी दोनों तरफ ज्यादा है, और ऐसे में वो दोनों कोई अलग अलग देशों के नेशनलिस्ट नहीं है, बल्कि वो दोनों एक दूसरे को रिश्तेदार समझते हैं। तो उस चीज का जिक्र किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की जो एक प्रकार से सोच है, वो एक स्क्रिप्टेड बात ही पढ़ रहे थे, उनकी ये सोच है कि दरअसल अफगानिस्तान को मदद की जाए। और जहां तक मेरा ऐसा मानना है कि अफगानिस्तान की चूंकि बैंक्स बंद हैं, कोलैप्स कर चुके हैं, तो ये पैसा तो पाकिस्तान के थ्रू ही आएगा। और पाकिस्तान में करप्शन किस स्तर पर है वो भी आप जानते हैं। जब वो पैसा आएगा, जब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएगा, तो थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान में वो निवेश कर देंगे उनके डेवलपमेंट के नाम पर, और बाकी सारा मेजर हिस्सा तो वो अपनी जेब में रख लेंगे। तो पाकिस्तान की यही मंशा है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। और पाकिस्तान इतना कंसीडर क्यों कर रहा है, इतना ज्यादा एक प्रकार से कंसर्न क्यों है? आप देखिए कि पूरी दुनिया ने अभी इस समय तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है, तालिबान की सरकार को 2 महीने का समय होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान लगातार हर फोरम पर आकर यह बात कहता है कि अगर आप तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देंगे तो फिर अफगानिस्तान में हालात और खराब हो जाएंगे। जबकि बात और प्रमुख जड़ तो यही है कि अफगानिस्तान के आज जो हालात खराब हैं, चाहे वहां पर लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हो या फिर बुनियादी व्यवस्थाओं के लिए, सुविधाओं के लिए तरस रहे हो, उसका प्रमुख कारण तो तालिबान है। और पाकिस्तान के इमरान खान का इतना ज्यादा प्रेम वाकई में दुखद है। और पाकिस्तान ने वहां पर जो बातें कही, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि अगर अफगानिस्तान को हमने इग्नोर किया, विश्व ने इग्नोर किया, तो यहां पर ऑब्वियसली वहां पर क्राइसिस होगा। और प्लस उन्होंने कहा कि वहां पर आतंकवाद भी जन्म लेगा और फलेगा फूलेगा। तो ये इमरान खान, आपने स्वयं ही तो कहा कि आपने मुजाहिदीनों को ट्रेन किया था, और बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि वो मुजाहिदीन नहीं बल्कि वो टेररिस्ट हैं, वो आतंकवादी हैं। आप आतंकवाद को जिहाद कहते हैं, आप आतंकवाद को मुजाहिद कहते हैं, आतंकवादियों को, ये सबसे बड़ा बेवकूफ आप बना रहे हैं। ये वही आपकी सोच को एक प्रकार से दर्शाता है जो आप गुड तालिबान और बैड तालिबान में करते हैं, गुड टेररिज्म या बैड टेररिज्म में करते हैं। अच्छा, ये तो बात उन्होंने कही थी, उनके जितना विवेक है, कुबुद्धि है, उसी के अनुसार उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने भारत पर भी वार किया, जम्मू कश्मीर को लेकर। एज यूजुअल आप जानते हैं पाकिस्तान रोता है हमेशा, और पाकिस्तान को एक प्रकार से एक माकूल जवाब दिया, एक बढ़िया जवाब दिया भारत की प्रथम सचिव यूएन में जो है स्नेहा दुबे ने, जिन्होंने कल एक पत्रकार के साथ, आप जानते हैं कि वो हर जगह वायरल भी हुआ मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, उन्होंने उनके साथ एक फनी मूवमेंट किया, उनने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। क्योंकि आप जानते हैं कि डिप्लोमेट्स बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं और वो अपने देश की जो लाइन होती है उससे इतर कुछ नहीं बोलते हैं। और उनका
ऑन रिकॉर्ड को इंटरव्यू और आपको ड्यूटी के दौरान आपको नहीं दिखेगा। तो ऐसे में ये सब चीज हुई। लेकिन स्नेहा दुबे ने कल बहुत सारी बातें कही। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान वो देश है जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम है, आज पाकिस्तान के कारण ही दुनिया में आतंकवाद है। तो उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को लेकर यह बात क्या कह रहे हैं? जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है और हमारे देश के हिस्से से जब 370 को हटाया गया तो उससे कश्मीर के लोग भी खुश हैं और भारत, जो शेष भारत के लोग हैं, वो भी खुश हैं। यहां पर हो सकता है कुछ एक तबका, छोटा तबका हो जो कि एक अराजक तबका कह लीजिए, या फिर एक अलगाववादी सोच रखने वाला तबका कह लीजिए, कट्टर इस्लामी सोच रखने वाला तबका कह लीजिए, जो कि प्रोग्रेसिव नहीं है। वो ये सोच जरूर रख सकता है कि क्यों ऐसा हुआ और मोदी सरकार फासिज्म को लेकर आ रही है और विकास नहीं होगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका इस बात को लेकर प्रसन्न भी है कि जम्मू कश्मीर से अब एटलीस्ट ये चीजें हटी और वहां पर विकास के कार्य एटलीस्ट शुरू हो सके। और आने वाले समय में आप चुनाव भी देखेंगे। और पाकिस्तान बार बार ये प्लेबिसाइट और ये चीजों का ढिंडोरा पीटता है, जबकि पाकिस्तान ने स्वयं भारत के जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, उस जम्मू कश्मीर पर जिस पर एक समय पर विलय स्वयं वहां के महाराजा ने किया था, हरि सिंह ने। तो पाकिस्तान को अपने राज्यों पर फोकस करना चाहिए और जो पीओके पर, वहां पर जिस प्रकार से वो अन्याय कर रहा है, जिस प्रकार से वो ज्यादतियां कर रहा है, उसे वो कम करे। भारत को वो इस बात का संदेश ना दे कि मानवाधिकारों का एक प्रकार से किस प्रकार से आपको पालन करना है। भारत भली भांति करता है और हमारे सैनिकों पर आरोप लगाता है पाकिस्तान। पता नहीं कहां से आंकड़े लेकर आता है इमरान खान, मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, कुछ आंकड़े ऐसे भी लेकर आया अपने देश को लेकर, कहने लगा कि पाकिस्तानियों ने शहादत दी है। ये वही व्यक्ति है, मैं आपको याद कराना चाहूंगा, जो कि ओसामा बिन लादेन को भी शहीद कहता है। तो ये इसकी नजर में शहीद कौन है वो आप सभी भली भांति जान गए होंगे। बहरहाल दोस्तों, अमेरिका का जो प्रधानमंत्री का दौरा था ये बहुत ही सफल साबित हुआ। आने वाले समय में हो सकता है इसको लेकर आपको और ज्यादा परिणाम और ज्यादा रिजल्ट्स दिखें। मुख्य रूप से ये ट्रेड आधारित था, सुरक्षा आधारित था और एक जवाब देने को लेकर भी आधारित था कि हम सभी देश एक हैं और भारत की जरूरत इस समय अमेरिका को है। ये बात किसी से ढकी छिपी नहीं है। तकनीक हो, व्यापार हो, शिक्षा हो, ये तमाम चीजें हो। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो बाइडेन ने जो ये चारों क्वाड के मेंबर्स हैं, 3 जो अन्य क्वाड के मेंबर्स हैं, उनके लिए क्वाड फेलोशिप का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।